नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत जापान संवाद किया और इस दौरान युवा पीढ़ी ने अपनी रिश्ते की नींव भी रखी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर भारत और जापान की दोस्ती की अनोखी खूबसूरत झलक देखने को मिली। यूपी जापान निवेश बैठक के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम ए डायलॉग विद द फ्यूचर में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रांत के गवर्नर भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान दोनों देशों के विद्यार्थियों ने एक दूसरे की सांस्कृतिक शिक्षा और अनुभव को समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के बीच संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना रहा और इस दौरान औपचारिक कूटनीति से अलग बच्चों की सहज बातचीत ने भारत जापान संबंधों में दोस्ती और सहयोग की नई तस्वीर पेश की। माना जा रहा है कि ऐसे कार्यक्रम दोनों देशों की युवा पीढ़ी के बीच रिश्तों को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। मेरा मानना है कि यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। यहां भारत और जापान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि यह भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। स्वाभाविक रूप से एक और भारत की सबसे ज्यादा यंग वर्कफोर्स को रखने वाला उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और दूसरी ओर जापान जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, वहां से जुड़े हुए बच्चे हैं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। जापान से आए हुए जो हमारे युवा मित्र हैं, ये भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा, भारतीय भाषाओं और इंडियन फिलॉसफी, इन सब के साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक अवसर यूपी के अंदर आपको प्राप्त होगा, जिससे जापान की नई पीढ़ी भारत को केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक साझा सभ्यतागत मित्र के रूप में भी जान सके और भारतीय बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वे जापान के बच्चों से जाने वर्क कल्चर क्या होता है, लाइफ फिलॉसफी क्या होती है, जापानी डिसिप्लिन
क्या है। इकिगाई, टीम वर्क, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्लीननेस, पंक्चुअलिटी, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड फेस्टिवल को समझने का यह एक अवसर भी होता है। यही तो इस एक्सचेंज के प्रोग्राम की हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र में गाड़ी सीज कराने का डर दिखाकर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों हरिओम और साथी यश जोशी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटे गए मोबाइल फोन, 10,000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक 19 अगस्त को डाहरपुर टोल प्लाजा के पास कार सवार 4 लोग ने नेत्रपाल को रोक लिया था और आरोपियों ने गाड़ी सीज करने की धमकी देते हुए उससे 19,200 रुपए नगद और 800 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए थे और इसके अलावा मोबाइल फोन भी छीन लिया था। शिकायत के बाद से पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया। क्या मामला है, कितने लोग गिरफ्तार, कितने फरार हैं? कल दिनांक 19/8/2026 को सुबह 3:45 बजे करीब एक पिकअप चालक से 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा 19,200 रुपये और मोबाइल छीनकर तथा अपने पेटीएम से 800 रुपये डलवाकर फरार हुए थे। सूचना मिलने पर दातागंज पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठन कर दबिश दी, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। दोनों अभियुक्तों से 10,200 रुपये और लूट में प्रयुक्त मोबाइल बरामद हुआ और वैगनार गाड़ी जिससे इन्होंने घटना कार्य की वो बरामद हुआ। अभी भी 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ में एक और अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अब टोटल 5 अभियुक्त है, जिसमें 3 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। वहीं यूपी के बलिया में आगामी 12 सितंबर 2026 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर गुरुवार को दीवानी न्यायालय परिषद में केंद्रीय सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार झा ने की। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रबंधन के साथ लोक अदालत की तैयारियां और अब तक हुई प्रगति पर चर्चा की गई। जनपद न्यायाधीश ने अधिकारियों को सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम लोगों को विवादों के शीघ्र समाधान के लिए इसका लाभ भी मिल सके। सीओ सदर एवं नोडल अधिकारी तामील को न्यायालय और बैंकों की ओर से जारी नोटिस और सम्मानों को समय से अधिकतम तामील कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में न्यायिक अधिकारियों के साथ एसडीएम, नगर मजिस्ट्रेट, सीओ सदर, तहसीलदार और विद्युत विभाग के अधिकारी, बैंक प्रबंधन सहित कई अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बहराइच में प्रदेश सरकार के मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने 1 दिवसीय दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और उन्होंने तहसील के जग्गल और चहलावा समेत कई इलाकों का दौरा किया और जमीनी इस हकीकत को जाना। ऐसे में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी और जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री दी। उन्होंने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और समय पर राहत सामग्री पहुंचाई जाए। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अधिक बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति में सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव काम कर रहा है। अधिकारियों को जलभराव वाले क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और जरूरत के समय राहत काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बलिया पुलिस लाइन में आजमगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में महिला अपराध, हत्या, लूट, गैंगरेप और गैंगस्टर, गौ तस्कर, वाहन चोरी और मादक पदार्थ तस्करी समेत कई मामलों पर चर्चा हुई। डीआईजी ने गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित कई मामलों में निर्देश भी दिए। ऑपरेशन दृष्टि के तहत मुख्य बाजारों, चौराहों और हाईवे पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और रात्रि गश्त और चेकिंग प्रभावित करने पर जोर दिया गया। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं महोबा शहर में शिव मंदिर में 75 साल के सेवानिवृत्त सचिव श्याम सुंदर त्रिपाठी का शव
फंदे से लटका हुआ मिला। गुरुवार को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान मृतक की बनियान से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्याम सुंदर त्रिपाठी मूल रूप से गंज गांव के रहने वाले थे और वो झांसी जनपद में खाद बीज भंडार के सेवानिवृत्त सचिव थे। परिजनों के अनुसार वो दोपहर करीब 2 बजे रोजाना की तरह शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे और शाम को जब मंदिर के पंडित और श्रद्धालु वहां पहुंचे तो शटर बंद और ताला लगा मिला। काफी प्रयास के बाद शटर नहीं खुला तो मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। फुटेज में श्याम सुंदर फंदे से लटके हुए दिखाई दिए। इसके बाद से स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल चंद्र त्रिपाठी है। ये मेरे बड़े पापा की लड़की थी और ये 2 बजे के लगभग ये मंदिर में पूजा करने के लिए आए और पूजा करने के बाद इन लोग क्या इन्हें सोचा क्या नहीं सोचा और कुछ अज्ञात कारणों के चलते इन लोगों ने फांसी लगा दी। कभी कुछ तो बाकी और त्रिपाठी जी ने फांसी लगा दी है। क्या करते थे ये पहले उसमें एक तो सचिव रही है खाद बीज भंडार में झांसी जनपद में, तो कुछ साल पहले रिटायर हो गई थी। तो बाकी और क्या नाम है इनका? इनका नाम श्याम सुंदर त्रिपाठी। एज क्या थी? एज इनकी 75 साल। मंदिर में फांसी लगाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल चंद्र त्रिपाठी है। ये मेरे बड़े पापा की लड़की थी श्याम सुंदर त्रिपाठी है और गंज के रहने वाले हम लोग। वहीं मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रोहित शुक्ला लालू के नेतृत्व में घाट पुल पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। ज्ञापन में आमघाट ओवरब्रिज में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच, पुल पर डिवाइडर और स्पीड गार्ड रोलिंग लगाए गए। ऐसे में सड़कों की मरम्मत की मांग भी की गई। इसके अलावा मां अष्टभुज देवी मंदिर में चोरी हुए 21 किलोग्राम के घंटों की घटना का भी जल्दी खुलासा करने की बात कही गई। ऐसे में रोहित शुक्ला उन्होंने कहा कि मझवा की जनता की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। क्या मामला है, किस मामले को देखेंगे? देखिए, हम लोग गांधीवादी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे मझवा विधानसभा की मुख्य में आमघाट रेलवे ओवरब्रिज जो बना था उसमें जिस प्रकार से पैसों का बंदरबाट हुआ, जिस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार वहां जान माल की क्षति पहुंचाने के नियत से पुल बनाया गया, जिसके पुल को सीधे न ले जाकर के मोड़ दिया गया, बिजली की व्यवस्था ना की गई और बैरिकेटिंग नहीं बनाया गया जिस प्रकार से मोहाल में बना है, इसी के विरोध में हम लोगों ने, और वहां गड़बड़ा धाम देवी मंदिर है बगल में, वहां से 51 किलो पीतल का घंटा चोरी हुआ और 2 दिन पहले बिजली विभाग की सोनार के घर में चोरी हुआ और 8 लोगों की मृत्यु हुई पुल पे गिरने से। इन सब मुद्दों पे हम लोगों ने आज वहां मौके पे प्रदर्शन किया गांधीवादी तरीके से और उसके बाद हम लोग यहाँ आके। वहीं यूपी के बदायूं में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। उसवा थाना क्षेत्र के सिद्ध बाबा मंदिर के पास पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक संयुक्त कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जबकि एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और कुछ आरोपी सिद्ध बाबा मंदिर के पास लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में रेकी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान आरोपियों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल आरोपियों को गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। पूछताछ में सामने आए कि आरोपियों ने 18 जुलाई को भैंस बेचकर जो एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए की लूट की थी। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूट का सामान भी बरामद किया गया है। आज दिनांक 20 अगस्त को जनपद बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि हजरतपुर रोड पर सिद्धनाथ मंदिर के पास 3 बदमाश लूट के इरादे से खड़े हुए हैं। इस सूचना पर थाना उसावा की पुलिस व हजरतपुर की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। फायरिंग से कांस्टेबल राजू के हाथ में गोली लगने के कारण घायल हो गया। जब पुलिस के जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। तीनों बदमाशों की पहचान क्रमशः सर्वजीत व गौरव तथा राखी के जो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 3 अदद तमंचा, 315 बोर व खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस तथा उसावा में पूर्व पंजीकृत मुकदमे से संबंधित माल की बरामदगी की गई तथा घायल बदमाश व कांस्टेबल को थाने की गाड़ी से
CSC हेतु फर्स्ट एड के लिए रवाना किया गया। वहीं यूपी के रामपुर क्षेत्र में चोरों ने रात के अंधेरे में 4 घरों को निशाना बनाया। चोर घरों के ताले तोड़कर नकदी, सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए। एक किसान गाय के घर में उनकी 3 बहुओं के सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान चोरी करने की बात सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक अन्य घरों में भी ताले तोड़कर चोरी की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वारदात से पहले घरों में सो रहे लोगों को नशीला पदार्थ सुंघाया गया, जिससे वो गहरी नींद में चले गए। हालांकि इस दावे को पुलिस जांच कर रही है और एक ही रात में 4 घरों में चोरी की घटना से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश की जा रही है। चोरी मैं घर पे नहीं था, ताले तोड़ लिए रात को और मेरा 1.5 तोला सोना, 28 तोला चांदी थी और बाकी बक्से में सारे बर्तन ले गए निकाल। पुलिस जब आई थी तो आपने पुलिस को बताया? मैं था ही नहीं, मेरे सामने आई नहीं थी। वहाँ पे बुलाया था, गया उन्होंने पूछा मुझसे क्या क्या चीज चुरा, मैंने यही बताया उन्हें। अब उन्हें लिखा या नहीं लिखा मुझे पता। अच्छा, दूसरे व्यक्ति का लिख लिया जो गया था? जो उनका गया उनसे पूछा, उनका लिखा। कैश था 1 लाख रुपए और सोना था 2 तोला, चांदी थी। फिर बर्तन भाड़े ले गए जो भी ले गए। पुलिस आई थी या जांच करने? पुलिस आई थी। तो आपने बताया पुलिस को जो सामान गया है? पुलिस को वहीं बागपत के बड़ौद में घर से युवती के चले जाने के मामले को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नितिन गोस्वामी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचकर घेराव किया। युवती के परिजनों ने मोहल्ले के एक ही मुस्लिम परिवार पर उसे बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से युवती को जल्दी बरामद करने और मामले में कार्रवाई की मांग की है। नितिन गोस्वामी ने कहा कि युवती के कथित रूप से प्रेम जाल में फंसाकर ले जाने की सूचना के बाद से संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे। उनके मुताबिक प्रभारी निरीक्षक ने युवती को जल्दी बरामद करके परिवार को सौंपने का आश्वासन दिया है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि युवती को शीघ्र ही बरामद नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती के बरामद होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मेरा नाम नितिन गोस्वामी, जिला मंत्री अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद बागपत। आप थाने पहुंचे हो, क्या मामला? कल दिनांक 19 तारीख को एक हिंदू समाज की अपनी बेटी एक जिहादी बहला फुसलावर उसे ले गया है, जिसकी रिपोर्ट कल परिवारजन ने उनको थाने में दी थी। रात से अब तक कोई कार्रवाई उचित ना होने पर राष्ट्रीय बजरंग दल को इसी सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद हम परिवार के साथ थाने में आए हैं। SHO साहब को सारी जो सूचनाएं थी सारी प्राप्त कराई गई है। SHO साहब ने शाम तक का समय दिया है कि मैं शाम तक टाइम दे, 90% मामला आपका सुलझ जाएगा और बाकी जो भी आपकी शिकायत है वो जल्दी ही सुलझ जाएगी और आपकी जो बेटी है बहुत जल्दी वापस लाएंगे। हिंदू समाज की जो बेटी हैं लव जिहादी षड्यंत्र के साथ बेटियों का शिकार करते हैं। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र जी, थाने आए हो, क्या मामला है? एक लड़की थी, लड़की को कल 12 बजे से लापता है। अच्छा जी। और ले गए पड़ोसी है, मुसलमान का लड़का है। क्या नाम है? इमरान है। अच्छा, तो आप थाने पहुंचे, क्या आश्वासन मिला? भगवंत जी रात के 3 तो आप क्या कार्रवाई चाहते हो? पकड़ना चाहिए जी और उसे सजा मिलनी चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल भी कराई। इसके साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सशस्त्र अभ्यास कराया गया। एसपी ने पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए परिवहन शाखा का निरीक्षण किया और परिसर में खड़े वाहनों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जीडी कार्यालय, पुलिस कैंटीन, बैराक और कंट्रोल रूम यूपी 112 का भी जायजा लिया गया। एसपी ने संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस लाइन में साफ सफाई, अनुशासन और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने पर भी जोर दिया। वहीं पीलीभीत के ग्राम हजारा में बाढ़ सुरक्षा एवं बचाव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त बरेली शंभू कुमार की अध्यक्षता में बाढ़ चौपाल आयोजित की गई और इस दौरान ग्रामीणों से संवाद करके बाढ़ और कटान की स्थिति
पूर्व में हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली गई। उप जिलाधिकारी पूरनपुर ने बताया कि क्षेत्र में बाढ़ चौकियां और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। राहत किट के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है और प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। ग्रामीणों ने कटान के स्थायी समाधान, तटबांधों के सही करने और साथ ही सड़क संरचना और मोबाइल टावर और ग्राम सभा के पुनर्गठन समेत कई मांग की है। ऐसे में मंडलायुक्त ने कटान निरोध कार्यों और तटबांधों को प्राथमिकता से मजबूत करने के निर्देश दिए। जो बाढ़ से निपटने के लिए जो तैयारी है उसको देखा है। यहाँ पे बाढ़ चौकी, यहाँ पे पशु के शरणालय और स्वास्थ्य संबंधी तैयारी और जो राहत किट और राहत वितरण की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। साथ ही साथ हमने ग्राम पंचायत के जो यहाँ पे नागरिकगण हैं उनके विकास संबंधी समस्याओं को भी सुना है, उनके फीडबैक हमें मिले हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके संबंध में हमने निर्देश दिए हैं कि चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड से संबंधित योजना हो, इस तरह की जितनी भी योजना है, पेंशन की योजना है, इन सब में ग्राम पंचायत में यदि कोई व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में आता है और अभी लाभ पाने से वंचित है, उसको 100% जो है संतृप्त करावे, इसके लिए जो है कैंप लगाए जाएंगे। वहीं पीलीभीत क्षेत्र में अग्निशमन विभाग की टीम ने पुलिसकर्मियों को आग से बचाव और उससे बुझाने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया। ऐसे में अग्निशमन टीम ने कांस्टेबल अंकित सिंह और कपिल पवार से पुलिसकर्मियों को विभिन्न परिस्थितियों में आग बुझाने की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान सबसे पहले बाल्टी की मदद से आग बुझाने का सरल तरीका बताया गया और इसके बाद से अग्निशमन यंत्र यानी कि सूखा पाउडर वाला सिलेंडर का इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई। टीम ने बताया कि आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर किस तरह से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिसकर्मियों को अग्निशमन सिलेंडर चलाने की प्रक्रिया, सही दिशा में पाउडर का इस्तेमाल और दबाव कितने देर तक बनाए रखना है, इसकी भी जानकारी दी गई। दोनों थानों में आयोजित प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं पीलीभीत के सहरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में मांस बरामदगी के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए और हमसे गलती हो गई कहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार मामले में पहले मुकदमा दर्ज किया गया था और मांस की जाँच के बाद से मुकदमे में गौवध निवारण अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गई। विवेचना के दौरान वासिद, सुनील, नबी अहमद और वाहिद उर्फ छोटू के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने पहले वासिद को गिरफ्तार किया और तलाशी में उसके पास से तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद होने का दावा किया गया है, जिसके आधार पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद से 20 अगस्त को सुनील, नबी अहमद और वाहिद को भी गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं पीलीभीत जनपद के सभी 9 कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्रों ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के कार्यालय पहुंचकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। छात्रों ने डीएम के माथे पर तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्रों से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्रों की भविष्य में उच्च पदों पर पहुंचकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आशीर्वाद दिया। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि जिले के सभी 9 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में उपलब्ध फंड का उपयोग बेहतर व्यवस्था के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि छात्रों को बेहतर सुविधा और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्रों में भी उत्साह देखने को मिला। आज हमारे जनपद में 9 कस्तूरबा विद्यालय हैं और प्रत्येक कस्तूरबा विद्यालय से 2-2 बच्ची यहाँ पर आई हुई हैं मेरे पास और उन्होंने आज रक्षाबंधन त्यौहार मनाया है, राखी बांधी है मुझे। और निश्चित रूप से हम लोग भी ये संकल्प लेते हैं कि जो भी कस्तूरबा विद्यालय है, जैसे पिछले साल का मैंने पूरा का पूरा क्रिटिकल फंड का जो पैसा था वो 9 कस्तूरबा विद्यालयों में खर्च हुआ था। इस बार की जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, मूलभूत वहाँ की जो सुविधाएँ हैं, उनको हम लोग ध्यान रखते हुए वहाँ सारी सुविधाएँ प्रदान करवा रहे हैं। और ये बच्चियाँ पढ़ने में बहुत ही अच्छी हैं और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि बड़े होकर के ये उच्च पदों पर आसीन होंगी और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगी। मैं पुनः सभी बच्चियों को, सभी टीचर्स को और बीएसए मैडम को, इनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये बच्चियाँ आज यहाँ जिला मुख्यालय पे आई मेरे ऑफिस में और मुझे राखी बांधी इन्होंने
और राखी बांधी है, तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं जितने भी 9 कस्तूरबा विद्यालय हैं उनको सबसे सुंदर, प्रदेश के सबसे सुंदर कस्तूरबा विद्यालय बनाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। वहीं पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने पुलिस गश्त के दावों की चुनौती देते हुए सराफा दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि चौराहे से करीब 200 कदम की दूरी पर स्थित दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर दुकान से करीब 4 किलोग्राम चांदी और लगभग 3.5 तोले सोने के नाक के फूल समेत लाखों रुपए के आभूषण चोरी करके फरार हो गए। घटना के दौरान रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की वारदात की भनक तक नहीं लगी। चोरी की सूचना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दाहिया और सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर चोरों की पहचान करके जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे में कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर 2 युवकों के बीच कहासुनी के बाद गोली चलने का मामला सामने आया है। तहरीर के अनुसार गोपाल दुबे के पैर में गोली लगी और घायल होने के बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल जो है वो करीब चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार प्रथम दृष्टि घटना संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 20/8/2026 को रात लगभग 10 बजे जनपद कुशीनगर के थाना कप्तानगंज के क्षेत्र के ग्राम सोहनी निवासी गोपाल दुबे पुत्र अमित दुबे के पैर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी की गई। प्राथमिक जांच एवं मेडिकल रिपोर्ट से घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। हालांकि इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से छानबीन की जा रही है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।